शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले एक बार आपको याद दिला दूं कि अब तक हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या पढ़ लिया है और क्या क्या बाकी है। ये मैं आपको हर दिन याद दिलाते हुए चलूंगा। तो बेटा अब तक हम लोगों ने विलेयता कंप्लीट कर लिया, हेनरी का नियम कंप्लीट कर लिया। अब आज के क्लास में हम वाष्प दाब और राउल के नियम पढ़ने वाले हैं और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये यूं समझिए कि आज से इस चैप्टर का ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। पहला टॉपिक आपके सामने आ रहा है आज क्लास का, वाष्प दाब। तो अब प्रश्न ये उठता है कि वाष्प दाब क्या होता है। जब भी किसी से पूछा जाता है, जब किसी बच्चे से हम ये पूछते हैं कि भाई वाष्प दाब क्या है, तो बच्चा कहता है कि कोई भी द्रव जब उसको हम गर्म करते हैं तो उससे वाष्प बनता है और जो वाष्प बनता है उसके द्वारा लगाया गया दाब वाष्प दाब होता है। ऐसा बहुत लोग कहते हैं, काफी हद तक ये सही भी है। पर अगर उसके एक सटीक परिभाषा की बात करें तो वाष्प दाब का जो परिभाषा है वो कुछ और ही है। तो गौर सुनेगा, वाष्प दाब होता क्या है। ऐसे तो सुनने में लगता है कि ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है। भाई वाष्प दाब यानी कि वाष्प के अणुओं द्वारा लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाएगा। तो ऐसे सुनने में बड़ा सिंपल लगता है, ये कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। पर बेटा वाष्प दाब भले ही एकदम छोटा सा और साधारण सा टॉपिक होगा, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जो इस चैप्टर में आगे आने वाले सभी टॉपिक को कंट्रोल करेगा। इस चैप्टर में आगे आप जो कुछ पढ़ेंगे ना, ये देखो आगे आदर्श अनादर्श विलयन, अणुसंख्यक गुण, असामान्य द्रव्यमान, ये सारी चीजें, ये सारे टॉपिक वाष्प दाब पे निर्भर करेंगे। तो ये है छोटा सा टॉपिक, पर आप इसको एकदम अच्छे से समझिएगा, क्योंकि अगर आप इसको समझ नहीं पाए तो आगे आने वाले टॉपिक में आपको बहुत दिक्कत होगा। तो भले ही सुनने से ऐसा लगता है कि वाष्प दाब बड़ा सिंपल सा टॉपिक है भी सिंपल, पर है बहुत इंपॉर्टेंट। तो अब यहां पर वाष्प दाब क्या होता है ये तो आपको पता होना ही चाहिए। साथ ही साथ वाष्प बनता कैसे है, क्या करने से वाष्प कब बनेगा, कम बनेगा, क्या करने से वाष्प दाब ज्यादा होगा, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो वाष्प बनाने के प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं, ऐसे ना जाने कितनी सारी चीजें हैं। तो याद रखना, वाष्प दाब है छोटा टॉपिक, पर इसके बारे में आपको सब कुछ समझना होगा। चलिए शुरुआत करते हैं परिभाषा से कि आखिर वाष्प दाब होता क्या है। तो जरा गौर से सुनिएगा बेटा, वाष्प दाब क्या होता है इसको समझने के लिए मैंने क्या किया, मैंने ना यहां पर ये देखो एक इंस्ट्रूमेंट बना लिया। ये देखो बेटा, मैंने यहां पर एक इंस्ट्रूमेंट बना लिया। इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर मैंने पानी ले लिया, अंदर मैंने वाटर ले लिया, जल ले लिया, और अब मैं नीचे से इस बर्तन को गर्म करूंगा। नीचे से मैं इस बर्तन को गर्म करूंगा और देखते हैं कि वाष्प दाब का क्या मतलब है। यहां पर जो मैंने परिभाषा लिखी हुई है इसका मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से समझिएगा बेटा। असल में होता क्या है, मैंने यहां पर पानी ले लिया। अब जरा गौर से सुनिएगा, अब मैं पानी को यहां से गर्म करूंगा। तो जैसे पानी को गर्म करूंगा तो मान लो इस तरफ मैं लिख लेता हूं टेम्परेचर यानी कि तापमान। तो गौर से सुनिएगा, मैंने पानी को गर्म किया 40 डिग्री सेल्सियस में, 40 डिग्री सेल्सियस में। तो जानते हैं क्या हुआ, यहां से वाष्पीकरण शुरू हो गया, वाष्प बनना चालू हो गया बेटा, वाष्पन चालू हो गया, जिसके कारण ये देखो वाष्प के अणु बन रहे हैं। दिख रहा आपको, वाष्प के अणु बन रहे हैं। और बेटा वाष्प के अणु बनेंगे तो अंदर प्रेशर बनेगा, अंदर प्रेशर बनेगा, और कितना प्रेशर बना उसको आप यहां से चेक कर सकते हो। प्रेशर नापने के इस मीटर को बोलते हैं बेटा बैरोमीटर। प्रेशर नापने के इस मीटर को कहा जाता है बैरोमीटर। तो मैंने क्या किया, मैंने पानी को गर्म किया पहले। तो पानी को जब मैंने गर्म किया तो 40 डिग्री पे गर्म करते ही यहां पर वाष्पन शुरू हो गया, वाष्प के अणु बने, अंदर दाब बढ़ा और दाब यहां पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मान लो दाब बढ़ते बढ़ते 200 mm हो गया। अंदर का दाब कितना हो गया, 200 mm हो गया। अब मैं क्या करूंगा बेटा, अब मैं इसको और गर्म करूंगा। तो मैंने इसको और गर्म किया 60 डिग्री सेल्सियस पे, तो और वाष्पन हुआ और वाष्पीकरण हुआ और वाष्प के अणु बने तो अंदर प्रेशर बढ़ता जाएगा। मान लीजिए प्रेशर बढ़ के, अंदर का प्रेशर बढ़ के 400 mm हो गया। तो जैसे जैसे आप
टेम्परेचर बढ़ाएंगे वाष्पीकरण बढ़ता जाएगा, वाष्पीकरण बढ़ता जाएगा तो प्रेशर बढ़ेगा और प्रेशर बढ़ता हुआ आपको यहां से दिखाई देगा। अच्छा जी, अब मैं इसी प्रकार और तापमान बढ़ाता जाऊंगा। मैंने 90 डिग्री तक ले गया और वाष्पीकरण हुआ और वाष्प बना और प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ते बढ़ते मान लीजिए 700 mm तक पहुंच गया। और ठीक इसी प्रकार अगर आप हीट करते रहोगे तो वाष्पीकरण बढ़ता रहेगा, वाष्प के अणु बढ़ते रहेंगे, अंदर का दाब बढ़ेगा और दाब कितना बढ़ रहा है उसको आप यहां से चेक कर सकते हैं। लेकिन अब सुनना क्या होता है, यहां पर जब मैंने तापमान बढ़ाया तो वाष्पीकरण हुआ। तो बेटा यहां वाष्पीकरण तो हो रहा है, लेकिन एक और प्रोसेस यहां हो रहा है। वाष्पन के अलावा यहां पर एक और प्रोसेस हो रहा है जिसके ऊपर आपका ध्यान नहीं जा रहा है। वाष्पीकरण के अलावा यहां पर एक और प्रोसेस हो रहा है जिसकी तरफ आपका ध्यान नहीं गया, और वो प्रोसेस है संघनन। तो बेटा संघनन क्या होता है जी? संघनन क्या होता है? वाष्प के अणु यहां वहां घूमेंगे, फिर वो ठंडे हो जाएंगे, और ठंडे हो जाएंगे तो फिर दोबारा जल में परिवर्तित हो जाएंगे। तो बेटा यहां पर संघनन भी हो रहा है, पर क्योंकि आप तापमान बढ़ा रहे हो तो तापमान बढ़ाने से वाष्पीकरण ज्यादा तेजी से हो रहा है संघनन के मुकाबले। तो संघनन धीरे धीरे हो रहा है और वाष्पीकरण ज्यादा तेजी से हो रहा है, इसीलिए आपका ध्यान संघनन की तरफ नहीं गया। पर याद रखना, संघनन भी हो रहा था, यहां संघनन भी हो रहा है, पर वाष्पीकरण ज्यादा तेजी से हो रहा है। लेकिन अब देखना क्या होने वाला है बेटा। अब ना मैं तापमान गिराऊंगा, अब देखना क्या होता है। अब मैं तापमान को कम करना चालू करूंगा, तो जैसे आप तापमान कम करना शुरू करेंगे तो अब उल्टा होगा। उल्टा मतलब अब संघनन जल्दी जल्दी होगा और वाष्पीकरण धीरे धीरे होगा। तो बेटा जब संघनन जल्दी जल्दी होगा तो यहां से वाष्प के अणु गायब होते जाएंगे। ये बताओ वाष्प के अणु कहां जा रहे हैं? वो जल में बदल जा रहे हैं। तो अगर आप तापमान गिराते जाओगे तो अब संघनन ज्यादा तेजी से होगा वाष्पीकरण के तुलना में। तो इससे क्या होगा, अंदर वाष्प दाब कम होता जाएगा और फिर से एक कांटा पीछे की तरफ चला जाएगा। तो आपने क्या सीखा कि जब तापमान बढ़ाते हैं तो वाष्पीकरण ज्यादा तेजी से होता है संघनन के मुकाबले, और जब तापमान गिराते हैं तो संघनन ज्यादा तेजी से होता है वाष्पीकरण के मुकाबले। लेकिन अगर आप तापमान को कहीं पर रोक दोगे, कहीं पर कांस्टेंट कर दोगे, तो बेटा यहां पर वाष्पीकरण और संघनन दोनों सेम स्पीड से होने लग जाएगा। याद रखना, तापमान बढ़ा तो वाष्पीकरण फास्ट हुआ, जब तापमान घटेगा तो संघनन फास्ट होगा, और जब तापमान को रोक दोगे तो वाष्पीकरण और संघनन दोनों एक समान स्पीड से चलेगा। और आपको पता है बेटा, जब वाष्पन और संघनन दोनों सेम स्पीड से एक जैसे दर से होगा तो हम कहेंगे वाष्पन और संघनन एक दूसरे के साम्य अवस्था में आ गए। आप कक्षा 11वीं में पढ़ चुके हैं ना बेटा कि जब कोई दो घटनाएं अपोजिट यानी कि विपरीत दिशा से एक ही दर से चलने लगे तो हम कहते हैं कि वो जो घटना है वो साम्य अवस्था में है। जब दो प्रोसेस सेम स्पीड से होने लगे तो हम कहते हैं वो प्रोसेस साम्य अवस्था में पहुंच गया, इक्विलिब्रियम में पहुंच गया। तो गौर से सुनिएगा, जब टेम्परेचर बढ़ा तो वाष्पीकरण फास्ट हुआ, जब टेम्परेचर कम हुआ तो संघनन फास्ट हुआ, और जब टेम्परेचर को रोक दोगे तो दोनों सेम स्पीड से होगा। और जानते हो, जब वाष्पीकरण और संघनन साम्य अवस्था में आ जाते हैं उस समय वाष्प के अणुओं द्वारा जो भी दाब यह दिखाया जाएगा उसी को बोलेंगे बेटा वाष्प दाब। कोई आपसे पूछेगा वाष्प दाब क्या होता है, तो तुम कहना कि जब वाष्पन और संघनन साम्य अवस्था में आ जाते हैं उस समय वाष्प के अणुओं द्वारा जो भी दाब दर्शाया जाएगा
उसी दाब को वाष्प दाब कहते हैं, उसी दाब को वाष्प दाब कहते हैं। अच्छा लेकिन अब मैं वाष्प दाब का परिभाषा तो समझ गया। देखो ऊपर जो लिखा हुआ है ना, वही मैं बता रहा था। क्या था कि जब इवापोरेशन और कंडेंसेशन इक्विलिब्रियम पे आ जाए तो उस समय जो वेपर के मॉलिक्यूल होते हैं वो जो भी प्रेशर लगाएंगे उसी को बोलते हैं बेटा वेपर प्रेशर, वाष्प दाब, यानी कि वेपर प्रेशर, उसी को बोलते हैं वेपर प्रेशर। लेकिन अगर तुमसे किसी ने पूछ दिया कि ठीक है आप वाष्प दाब का परिभाषा जानते हो, लेकिन कोई तुमसे पूछेगा कि जल का यानी कि वाटर का वाष्प दाब कितना होता है, तो आपका उत्तर क्या होगा? कोई आपसे पूछेगा जल का वाष्प दाब कितना होता है, आप क्या आंसर देंगे? तो तुम कहोगे कि जल का वाष्प दाब का मान कुछ भी हो सकता है। कोई तुमसे पूछेगा कि जल का वाष्प दाब कुछ भी हो सकता है, निर्भर करता है कि हमने तापमान को कहां पर रोका है, तापमान को कहां पर रोका है। क्योंकि बेटा जब तापमान को आप रोकोगे तो ये जो कांटा है वो रुक जाएगा, क्योंकि जब तुम तापमान बढ़ा रहे थे तो कांटा आगे जा रहा था, तापमान कम कर रहे हो तो कांटा पीछे आ रहा है। तो बेटा किसी पदार्थ का वाष्प दाब कैलकुलेट करने के लिए यह जरूरी है कि एक कांटा रुके। जब एक कांटा कहीं पर रुकेगा तब तो वाष्प दाब की गणना करोगे, और बेटा कांटा तब रुकेगा जब टेम्परेचर को रोकोगे। तो जब भी आप टेम्परेचर को रोकते हो उस टेम्परेचर पर जो भी कांटे में मान दिखाएगा वही वाष्प दाब होगा। लेकिन अगर तुमसे फिर भी किसी ने पूछ दिया कि चलो बताओ जल का वाष्प दाब कितना होता है, तो बेटा आप पहले यह बताओ कि तुम इन सब में से किस टेम्परेचर पर इस प्रोसेस को रोकना चाहोगे। आप कोई एक टेम्परेचर बताओ जहां पर जल का इस प्रोसेस को आप रोकना चाहोगे। बताइए कोई भी एक तापमान बताओ। कोई 600 कह रहा है, कोई 90 कह रहा है, कोई 60 कह रहा है। कोई एक ऐसा तापमान बताओ जिसका जल के साथ गहरा संबंध है। बताइए कोई ऐसा तापमान का मान बताओ जिसका जल के साथ बहुत गहरा संबंध है। बताओ बेटा कोई ऐसा वैल्यू। करियर फॉर स्टडी, सही जवाब बेटा। सुनो, आप इसमें से कोई भी तापमान चुन सकते हो, पर एक तापमान जो बड़ा जाना पहचाना है, कितना 100 डिग्री सेल्सियस। बेटा 100 डिग्री सेल्सियस आप कहीं पर भी रोक सकते हो प्रोसेस को, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहीं पर भी प्रोसेस को रोक सकते हो, लेकिन अगर तुमने इस प्रोसेस को 100 डिग्री सेल्सियस पर रोका तो जानते हो यह वाष्प दाब का मान कितना आएगा बेटा? 760 mm, जिसको हम और क्या लिखते हैं 180 m। 180 m मतलब वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब। तो तुमसे भी पूछेगा जल का वाष्प दाब कितना होता है, तो तुम कहना जल का वाष्प दाब कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब जल अपने क्वथनांक पे होता है, अपने बॉइलिंग पॉइंट पे होता है, ये जल का बॉइलिंग पॉइंट सबको पता है ना, तो जब जल यानी कि वाटर अपने बॉइलिंग पॉइंट पे होता है तो उसका वाष्प दाब का मान हमेशा 760 mm होगा। याद रखना अलग अलग तापमान में अलग अलग वाष्प दाब का मान देखने को मिलेगा, लेकिन जब भी वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है तो कंफर्म है कि वाटर का वेपर प्रेशर कितना होगा बेटा? 760 mm। तो चलिए इस परिभाषा में मैंने क्या लिख के दिया था, जब वाष्पन और संघनन दोनों साम्य अवस्था में आ जाए उस समय वाष्प के अणुओं द्वारा जो दाब दर्शाया जाएगा उसी को वाष्प दाब बोलते हैं। ठीक है, ये बड़ा सिंपल सा टॉपिक था, वाष्प दाब क्या होता है। ये है तो सिंपल, लेकिन बेटा अब यही टॉपिक आगे चल के सारी चीजों को कंट्रोल करेगा। तो इसीलिए अब हमने परिभाषा तो जान लिया, पर अब हमको यह भी जानना होगा कि आखिर ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो वाष्प दाब को कंट्रोल करते हैं।
मतलब अब आपको यह भी सीखना होगा कि वाष्प बनता कैसे है, क्या करने से वाष्प ज्यादा बनेगा, क्या करने से वाष्प कम बनेगा, किसका किसका वाष्प दाब ज्यादा होता है, किसका किसका कम होता है, सब कुछ आपको जानना जरूरी है, क्योंकि यही टॉपिक आगे चल के सब चीजों को कंट्रोल करेगा। तो चलिए, वाष्प दाब क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। अब तुमको बताना है ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो वाष्प बनने की घटना को कंट्रोल करते होंगे। मतलब आपको यह बताना है कि कौन कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जो वाष्प बनने के प्रोसेस को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो वाष्प बनने के प्रोसेस को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। टेम्परेचर राहुल, और टेम्परेचर, हीट, प्रेशर, सही बात है। तो चलिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो वाष्प दाब को निर्धारित करेंगे। तो बेटा, वाष्प दाब को निर्धारित करने वाले 3 कारक होते हैं। वाष्प दाब को निर्धारित करने वाले 3 कारक होते हैं। क्या क्या? तो बेटा, पहला कारक है तापमान, यानी कि टेम्परेचर। अब तापमान तो एकदम स्वाभाविक था, तापमान तो आता ही था। दूसरा, विलायक की प्रकृति, यानी कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट, और तीसरा, अवाष्पशील विलय की उपस्थिति, यानी कि प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो अब ये 3 ऐसे कारक हैं जो वाष्प दाब को निर्धारित करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम इन तीनों फैक्टर को समझने की कोशिश करते हैं। तो बेटा, पहला जो फैक्टर है तापमान, ये तो एकदम सिंपल है। पहला फैक्टर तो एकदम सिंपल है, सबको समझ में आ गया होगा, सबको ये समझ में आता है कि भाई वाष्प दाब, ध्यान देना बेटा, वाष्प दाब को हम वेपर प्रेशर लिखते हैं, वेपर प्रेशर। और वेपर प्रेशर को शॉर्ट में मैं वीपी लिखूंगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। जब भी मैं वीपी लिखूंगा मतलब वेपर प्रेशर मतलब वाष्प दाब। और बेटा, वाष्प दाब सीधे सीधे तापमान के समानुपाती होगा। जितना ज्यादा तापमान होगा वाष्प दाब उतना ही ज्यादा होगा। ये तो सिंपल सी बात है, ये तो हर किसी को पता है, सबको पता है कि भाई तापमान ज्यादा होगा तो वाष्प दाब ज्यादा होगा, ये तो मुझे भी पता है। लेकिन अब चलते हैं बाकी के 2 कारक में। विलायक की प्रकृति, इसको समझते हैं बेटा। ये दूसरा जो फैक्टर है ना, इसको समझते हैं। तो अब एक मिनट, जो दूसरा फैक्टर है इसको समझते हैं। अब हम बात करेंगे नेचर ऑफ सॉल्वेंट यानी कि विलायक। तो बेटा, अब हम विलायक के प्रकृति के बारे में बात करेंगे। तो अब एकदम ध्यान से सुनिएगा। मान लो मैंने यहां पर 2 बर्तन ले लिए, 2 कंटेनर ले लिए, ठीक है, और दोनों कंटेनर को ऊपर से मैंने ढक दिया, और यहां पर वाष्प दाब की गणना करने के लिए मैंने बैरोमीटर लगा दिया। अब उसके बाद ध्यान सुनना, मैंने इस बर्तन में कोई भी एक द्रव ले लिया, इस बर्तन में भी मैंने कोई भी एक द्रव ले लिया। अब दोनों द्रव का आयतन सेम है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, दोनों का आयतन सेम है। अच्छा, स्क्रीनशॉट नहीं लिए हो? ओके, चलो इसके स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। इसके पीछे वाले का भी स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तुम मुझे एक बात बताओ, मैंने 2 बर्तन ले लिए, दोनों में मैंने अलग अलग लिक्विड डाल दिया। गौर सुनेगा, दोनों का आयतन सेम है, दोनों का आयतन सेम है, और दोनों को अब मैं गर्म करूंगा, दोनों को यहां से हीट करूंगा। ये देखो, अब मैं दोनों को यहां से गर्म कर रहा हूं, दोनों को यहां से गर्म कर रहा हूं, वो भी एक जैसे तापमान पे। दोनों को मैं गर्म कर रहा हूं
सेम टेम्परेचर पे। तो अब तुम मुझे ये बताओ बेटा, दो लिक्विड, दोनों का तापमान सेम है, दोनों का आयतन सेम है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है कि एक लिक्विड में वाष्प ज्यादा बने और एक लिक्विड में वाष्प कम बने? क्या ऐसा संभव है? बताइए, दो अलग अलग लिक्विड, दोनों का तापमान सेम है, दोनों का आयतन सेम है, लेकिन दोनों में वाष्प अलग अलग बन रहा है। तो क्या ऐसा संभव है कि दोनों में अलग अलग वाष्प बने? हां, बिल्कुल संभव है, दोनों में अलग अलग मात्रा में वाष्प बनेगा, यह हो सकता है बिल्कुल। कैसे पता चलेगा? सुनना। तो बेटा यह बताओ, वाष्प बनता कैसे है, वाष्प कैसे बनेगा? तो गौर से सुनिएगा। ये देखो, ये इस द्रव के अणु है बेटा, ये इस द्रव के अणु है, ये इस द्रव के अणु है, ये इस द्रव के अणु हैं। अब आपको तो पता है ना कि जो द्रव के अणु होते हैं उनके बीच आकर्षण बल होता है, जो द्रव होते हैं उनके अणुओं के बीच आकर्षण बल होता है। तो मान लो कि ये आकर्षण बल है इनके बीच का, ये देखो बेटा, ये इनके बीच का आकर्षण बल है, इन अणुओं के बीच आकर्षण बल बना हुआ है। आप देख सकते हैं इनके बीच आकर्षण बल है और इनके बीच भी आकर्षण बल है। बस फर्क इतना है कि इस द्रव में अणुओं के बीच, इस द्रव में अणुओं के बीच जो आकर्षण बल है वो कमजोर सा है। इस द्रव में अणुओं के बीच जो आकर्षण बल है वो कमजोर सा है। तो यहां मैं लिखूंगा बेटा वीक अट्रैक्शन, यानी कि दुर्बल आकर्षण, और यहां पर है स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, यानी यहां पर प्रबल आकर्षण है। तो बेटा आपको ये पता है ना कि जब किसी द्रव को हम गर्म करते हैं तो वाष्प कैसे बनता है, वाष्प कैसे बनता है? अरे भाई, जब किसी द्रव को आप गर्म करते हो तो द्रव के अंदर जो अणु होते हैं उनके बीच जो आकर्षण बल है वो टूटने लगता है, अणुओं के बीच जो आकर्षण बल है वो टूटने लगता है। और बेटा सिंपल सी बात है, जिस द्रव में अणुओं के बीच आकर्षण बल ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा तो बेटा ये आकर्षण बल टूटने लगेंगे, ये आकर्षण बल टूट जाएंगे, और जब ये आकर्षण बल टूटेंगे तो ये अणु जल्दी जल्दी ऊपर भागेंगे और क्या बनाएंगे? वाष्प बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वाष्प बनाएंगे। लेकिन जिस लिक्विड में अणुओं के बीच प्रबल आकर्षण है, स्ट्रांग आकर्षण है, तो बेटा ऐसे जो लिक्विड होते हैं उनको हीट करोगे तब भी इनके बीच का बंध टूटेगा नहीं, और जब इनके बीच का बंध टूटेगा नहीं तो ये ऊपर जल्दी जल्दी नहीं भागेंगे, यानी कि ज्यादा वाष्प नहीं बना पाएंगे, ज्यादा वाष्प नहीं बना पाएंगे। तो क्या समझे? जिस द्रव में अंतर आणविक बल कमजोर होता है, जिस द्रव में अंतर आणविक बल कमजोर होता है, ऐसे द्रव ज्यादा वाष्प बनाते हैं और इनका वाष्प दाब यानी कि वेपर प्रेशर हाई होता है। और जिस द्रव में अंतर आणविक बल प्रबल होता है, जिस द्रव में अंतर आणविक बल प्रबल होता है, ऐसे द्रव कम वाष्प बनाते हैं और इनका वेपर प्रेशर यानी कि वाष्प दाब का वैल्यू कम होगा। तो आपको हमेशा याद रखना है बेटा कि किसी भी विलायक में कितना वाष्प बनेगा वो उसके अंदर पाए जाने वाले अंतः आणविक बल पर निर्भर करता है। अगर अंतः आणविक बल कमजोर हुआ तो वाष्प दाब ज्यादा बनेगा, अगर अंतः आणविक बल स्ट्रांग हुआ तो वाष्प दाब कम बनेगा। तो इसको अपने भाषा में लिख लो और इसे कॉपी कर लीजिए प्लीज। ये दूसरा फैक्टर है। रविंदर क्या पूछ रहे हो बेटा आप? ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने भाषा में लिख लो ना। क्या लिख लो कि जिस द्रव में अंतः आणविक बल कमजोर होता है उसमें वाष्प दाब ज्यादा होता है, और जिस द्रव में अंतः आणविक बल प्रबल होता है उसमें वाष्प दाब कम होता है। इसको लिख लो प्लीज।
एक बच्चे ने लिखा है NaCl का एग्जाम्पल। नहीं बेटा, NaCl विलायक थोड़ी होता है, हम यहाँ विलायक के बारे में बात कर रहे हैं ना। चलिए, तो अभी तक मैंने दो कारक बताए, अभी तक मैंने आपको दो कारक बताए। पहला क्या था? तापमान। दूसरा क्या था? विलायक की प्रकृति। और अब आ रहा है तीसरा कारक और सबसे इंपॉर्टेंट कारक, क्या? अवाष्पशील विलेय की उपस्थिति। ये सबसे इंपॉर्टेंट कारक है, अवाष्पशील विलेय की उपस्थिति। तो इसको बस थोड़ा ध्यान से समझना प्लीज। तो अब तीसरा कारक आ रहा है बेटा, प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। बेटा ध्यान दीजिएगा, नॉन वोलेटाइल मतलब होता है अवाष्पशील। अवाष्पशील और सॉल्यूट यानी क्या होता है? विलेय। विलेय। तो अब ध्यान सुनेंगे, नॉन वोलेटाइल क्या होता है, अवाष्पशील क्या होता है? जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं और गर्म करने पर वो वाष्प के रूप में बाहर ना उड़े, मतलब वाष्प ना बना सके, वो अवाष्पशील कहलाएगा। बेटा जैसे पानी में नमक डाल दो, पानी में नमक डालोगे और गर्म करोगे तो पानी उड़ जाएगा, वो वाष्पशील होता है, वो वोलेटाइल होता है, वोलेटाइल होता है, वाष्पशील होता है, पर नमक नहीं उड़ेगा। नमक थोड़ी ना उड़ेगा, तो नमक नॉन वोलेटाइल होता है, यानी कि अवाष्पशील होता है। तो ध्यान देंगे बेटा, आपके पहले के क्लासेस मिस हो चुके हैं तो प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस हैं, शुरू से देखिए तो आपको चैप्टर ज़्यादा अच्छे से समझ में आ पाएगा। ठीक है? हाँ बेटा, तो सुनेंगे। अब तीसरा जो है, इस फैक्टर को एकदम ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है और यही फैक्टर अब पूरे चैप्टर में चलेगा। अब यही फैक्टर पूरे चैप्टर में चलेगा। प्लीज ध्यान से देखिएगा इस फैक्टर को, एकदम ध्यान से। बेटा मैंने ना दो बर्तन ले लिए, ठीक है? इस बर्तन में मैंने ले लिया पानी, यानी कि वाटर। इसके अंदर भी मैंने ले लिया पानी, यानी कि वाटर। और अब मैं इसको गर्म करूंगा। अब मैं इसको गर्म करूंगा, मान लो 100 डिग्री सेल्सियस पे। इसको भी मैं गर्म करूंगा, मान लो 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो ध्यान से सुनना, अब क्या होगा बेटा ये बताओ। जब पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं, याद है ना अभी कुछ देर पहले मैंने क्या बताया था? जब पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो पानी के जो अणु हैं वो इतना वाष्प बना देता है, इतना वाष्प बना देता है कि वाष्प दाब का मान कितना हो जाता है बेटा? 760 mm। 760 mm सबको पता है कि जब पानी को 100 डिग्री पे गर्म करते हैं तो उसका वाष्प दाब कितना होता है? 760 mm। लेकिन अब सुनना क्या होता है, यह भी पानी है, इसको भी मैं गर्म करूंगा 100 डिग्री पे। तो बेटा अगर इसको भी 100 डिग्री पे गर्म करूंगा तो इसका भी वाष्प दाब कितना होगा? 760 mm। तो देखो दोनों सेम एग्जांपल है, दोनों सेम एग्जांपल है। वो भी पानी है, ये भी पानी है, वो भी 100 डिग्री पे है, ये भी 100 डिग्री पे है, उसका वाष्प दाब 760, इसका वाष्प दाब 760। लेकिन अब देखना क्या होता है। अब ना मैं क्या करूंगा, पानी के अंदर विलेय मिला दूंगा, सॉल्यूट मिला दूंगा। ये देखो पानी के अंदर मैंने विलेय मिला दिया, ये देखो पानी के अंदर मैंने मिला दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी कि अवाष्पशील विलेय मिला दिया। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो मैंने इसके अंदर नमक मिला दिया, सॉल्ट मिला दिया। तो जानते हो बेटा क्या हुआ? जैसे ही मैंने पानी में नमक डाला तो मैं अचानक क्या देखता हूं कि वाष्प कम हो गया। ये देखो वाष्प कम हो गया। पहले पानी 100 डिग्री पे था तो बहुत सारा वाष्प बना था, यह भी 100 डिग्री पे था, खूब सारा वाष्प बना रहा होगा। पर जैसे ही मैंने इसमें नमक डाला अचानक क्या देखता हूं, वाष्प कम हो गया। वाष्प कम हो गया तो वाष्प दाब भी कम हो जाएगा, 760 से कम हो जाएगा, 760 से कम हो गया। तो अब प्रश्न यह उठता है कि जैसे ही मैंने नमक डाला तो वाष्प कम कैसे हो गया? जैसे ही मैंने नमक डाला तो वाष्प कम कैसे हो गया? तो एकदम ध्यान से सुनना बेटा, इसके पीछे क्या कारण है। पहली बात
नमक एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। नमक जो है वो अवाष्पशील पदार्थ है, यानी कि नमक वाष्प नहीं बनाता, नमक वाष्प नहीं बनाता। अब परेशानी क्या है, नमक खुद तो वाष्प बनाता नहीं, पानी को भी वाष्प बनाने से रोकता है। फिर रिपीट करता हूं, नमक खुद वाष्प नहीं बनाता, साथ ही साथ वो पानी को नमक बनाने से रोकता है, समझ आऊंगा, पानी को वाष्प बनाने से रोकता है। कैसे रोकता है मैं आपको बताता हूं बेटा। ये जो नमक होता है, जरा गौर से देखो, ये जो नमक है, ये नमक अंदर तो है ही, देखो ना, इसने जल के सतह को घेरा हुआ है, पानी के सरफेस को घेरा हुआ है। तो क्या होता है, यहां पर पानी के जो अणु थे, यहां पर पानी के जो अणु थे वो एकदम आजादी से बाहर निकल रहे थे और ढेर सारा वाष्प बना रहे थे। यहां पर पानी शुद्ध था, तो पानी के अणु एकदम आजादी से बिना किसी परेशानी के ऊपर जा रहे थे और ढेर सारा वाष्प बना रहे थे। पर यहां पर नमक ने सतह को घेरा हुआ है, जिसके कारण अब जल के जो अणु हैं वो आसानी से बाहर निकल नहीं पाते, जिसके कारण वाष्प कम बनता है। तो जब भी आप पानी में क्या क्या अवाष्पशील पदार्थ डालोगे, यानी कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे, तो बेटा वाष्प कम बनेगा, और जब वाष्प कम बनेगा तो वाष्प दाब भी अपने आप कम हो जाएगा। तो इस फैक्टर को सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मानिएगा कि जब भी किसी विलयन में, वैसे भी अब ये पानी नहीं रहा, ये तो विलयन बन गया है बेटा, ये वाटर है, वाटर मतलब विलायक, ये विलायक था, पर ये विलायक नहीं है, आपने इसमें सॉल्यूट डाल दिया तो ये क्या बन गया बेटा, विलयन। ये क्या बन गया, विलयन। ये क्या था, सॉल्वेंट, और ये क्या है बेटा, ये है सॉल्यूशन। तो याद रखना, कोई भी ऐसा विलयन जिसमें अवाष्पशील पदार्थ मिला होगा तो उसका वाष्प दाब का वैल्यू, वाष्प दाब का मान हमेशा कम होगा शुद्ध विलायक के तुलना में। फिर से रिपीट करता हूं, कोई भी ऐसा विलयन जिसमें अवाष्पशील विलेय उपस्थित होगा, ऐसे विलयन का वाष्प दाब हमेशा शुद्ध विलायक से कम होगा। इस बात को आप अपने दिमाग में छाप लो, क्योंकि ये अब इस पूरे चैप्टर में बार बार रिपीट करूंगा। मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, उस सेंटेंस को मैं इस चैप्टर में बार बार रिपीट करूंगा, और आपको भी एकदम दिमाग में बिठा लेना है क्या, कि जब भी किसी विलयन में अवाष्पशील विलेय उपस्थित होता है तो ऐसे विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक से कम होगा। विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक से कम होता है, विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक से कम होता है। क्यों पूछ रहे हो, यही तो बताया बेटा कुछ देर पहले मैं। क्या ये जो विलायक, ये जो सॉल्यूट होते हैं ना, उसने सतह को घेरा हुआ है, इसलिए जल के अणु ऊपर वाष्प नहीं बना पा रहे हैं। यह उसका आंसर था। लेकिन अब सुनो मेरी बात, क्या इस बात में सच्चाई है? अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, मुझे बताओ, मान लो एक कप है, ध्यान सुना बेटा, ये एक कप है, इस एक कप में मैंने पानी ले लिया, यानी कि वाटर ले लिया, और एक कप में मैंने चाय ले लिया, चाय। अब सुनो ध्यान से, एकदम पानी को मैंने गर्म किया, सुनो गौर से, गर्म पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया, इसके अंदर पानी है, इसके अंदर पानी है, तो इसके अंदर मैंने गर्म पानी ले लिया, और इसके अंदर मैंने गर्म चाय ले लिया, इसके अंदर मैंने गर्म चाय ले लिया। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, बताओ इन दोनों कप में से किस कप के ऊपर आप अपना हाथ रख सकते हो? ऐसे एक में गर्म पानी है और एक में गर्म चाय है, इनमें से किसके ऊपर आप ऐसे हाथ रख सकते हो? कप के ऊपर हाथ रखना है। किस केस में आप रखेंगे तो दिक्कत नहीं होगी? चाय चाय चाय, सही बात है। चाय के ऊपर अगर आप हाथ रखोगे तो आपका हाथ कम जलेगा, चाय के ऊपर हाथ रखोगे तो आपका हाथ कम जलेगा। क्योंकि बेटा चाय में से वाष्प कम निकलेगा और पानी में से वाष्प ज्यादा निकलेगा, तो यहां पर हाथ रखोगे तो आपका हाथ ज्यादा जलेगा। क्योंकि वाटर शुद्ध है, यानी कि प्योर है,
और ये चाय जो है ना, आपने चाय में अवाष्पशील पदार्थ मिलाया है। क्या? शक्कर, शुगर। आपको पता है बेटा, शुगर अवाष्पशील होता है, शक्कर उड़ता नहीं, शक्कर उड़ता नहीं। तो क्या समझे, चाय में शक्कर मिला है और शक्कर अवाष्पशील होता है। और मैंने अभी अभी आपको क्या बताया था कि जब भी किसी द्रव में अवाष्पशील विलय उपस्थित होता है तो ऐसे द्रव वाष्प कम बनाते हैं, यानी कि चाय का वाष्प दाब यानी कि वेपर प्रेशर कम होगा, लेस होगा, और पानी का वाष्प दाब हाई होगा यानी कि ज्यादा होगा। अच्छा, मैंने आपको एक एग्जांपल बताता हूं। अभी देखना, कोरोना के समय में वो स्टीमर यूज करते थे, स्टीम लेते थे। मेरे को यकीन है कि आप सब ने वो स्टीम या स्टीमर जरूर यूज किया होगा। मैंने भी एक स्टीमर खरीदा था। वो देखने में कुछ इस प्रकार का दिखता था। इस प्रकार का एक स्टीमर मैंने जो है खरीदा हुआ था, इस टाइप का बना था। इसमें से ऐसा वायर निकला रहता है ना, ऐसा। ओके, तो अब गौर सुनेंगे, ये स्टीमर है। तो जब कोरोना का समय चल रहा था, कोविड का टाइम चल रहा था, तो डॉक्टर कहते थे कि आपको स्टीम लेना चाहिए, तो हम जो है तकलीफ से बच सकते हैं। तो मैंने भी एक स्टीमर खरीद के लाया, और मुझे यकीन है आप सब ने भी कभी न कभी स्टीमर यूज जरूर किया होगा। तो ये बताओ कि जब कोई आदमी स्टीमर यूज करता है, जब कोई इंसान स्टीमर यूज करता है, मान लीजिए कि मैंने यहां पर, ये देखो, ये एक आदमी है, ठीक है, और ये स्टीमर यूज करना चाहता है। ये देखो, इसमें से स्टीम निकल रहा है बेटा, इसमें से स्टीम, अंदर आपने पानी लिया हुआ है, और इसमें से स्टीम निकल रहा है, और वो इस स्टीम को यूज कर रहा है। अब एकदम ध्यान सुनेगा। जानते हो, मैंने एक स्टीमर खरीदा, गौर सुनना, मैंने एक स्टीमर खरीदा। तो जब मैं उसको खरीद के लाया, तो उस जिस डिब्बे में ये स्टीमर था, उस डिब्बे में ना एक नोट लिखा हुआ था। उस डिब्बे में एक नोट लिखा हुआ था कि कभी अगर ज्यादा वाष्प निकले, ज्यादा स्टीम निकले, तो इसमें नमक डाल देना। उस डिब्बे में लिखा हुआ था कि अगर मानो कभी ज्यादा भाप निकलने लग जाए तो आप इसमें नमक डाल देना। क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा भाप निकलेगा तो गला जल सकता है ना, अगर ज्यादा भाप निकलेगा तो गला जल सकता है। तो मैंने जो स्टीमर खरीदा था, उसके डिब्बे में लिखा हुआ था कि अगर ज्यादा वाष्प निकले, देन यू कैन ऐड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट। इन केस ऑफ हाई वेपर फॉर्मेशन यू कैन ऐड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट। तो उसमें लिखा हुआ था कि ज्यादा वाष्प निकले तो नमक डाल देना। तो अब बताओ बेटा, ऐसा क्यों लिखा था? क्योंकि अगर मान लो ज्यादा वाष्प निकल रहा है तो ज्यादा स्टीम निकलेगा तो मेरा गला जल सकता है ना। तो मैं चाहता हूं कि मैं स्टीम लेता रहूं पर स्टीम कम निकले, मेरा गला जले मत। तो क्या होगा, मैं नमक डाल दूंगा। और अभी मैंने क्या सिखाया है, नमक डालते ही नमक अवाष्पशील है, नमक डालते ही वाष्प बनने का टेंडेंसी कम हो जाएगा। अभी मैंने बताया है, नमक एक वह अवाष्पशील पदार्थ है, जैसे इसको डालोगे तो वाष्प बनने का क्षमता कम हो जाएगा। तो अब पानी में से वाष्प कम निकलेगा तो आपका गला कम जलेगा। तो इसीलिए उस डिब्बे में लिखा था कि अगर कभी ज्यादा भाप निकले तो कृपया उसमें नमक डाल दीजिए, तो भाप कम निकलेगा। अब मुझे पता है आप लोगों में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर, अगर ज्यादा भाप निकलता है तो मैं यहां से बटन बंद भी तो कर सकता था, है? मुझे पता आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर ज्यादा भाप निकलता है तो क्यों ना मैं यहां से बटन बंद कर दूं। अगर बटन बंद करूंगा तो भी तो भाप कम निकलेगा। जी नहीं, जितने लोगों ने इस स्टीमर को यूज किया होगा, आपने नोटिस किया होगा, बटन बंद करते ही एकदम से भाप निकलना ही बंद हो जाता है। पता नहीं कैसे बना रहता है ये। अगर आप बटन बंद करोगे ना तो एकदम से भाप निकलना ही बंद हो जाता है, निकलता ही नहीं है भाप। तो आप तो स्टीम लेना चाहते हो ना, तो बेटा अगर ज्यादा भाप निकले तो आप बटन बंद करोगे, लेकिन बटन बंद करने से भाप निकलेगा ही नहीं, वो निकलना ही बंद हो जाता है। तो दूसरा उपाय क्या है, नमक डाल दो। तो नमक डालने से भाप धीरे धीरे निकलता रहेगा, आपका गला भी सेकाता रहेगा और जो तकलीफ है वो आपका ठीक हो जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर किसी विलयन में
अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाए तो उस विलयन का वाष्प बनने का क्षमता कम हो जाता है। तो इस बात को दिमाग में हमेशा याद रखेंगे। तो अब कहानी को वापस जरा पीछे ले चलूं। मैं यहां पर बात कर रहा हूं वाष्प दाब की, और अभी मैंने सिखाया कि वाष्प दाब क्या होता है। तो जरा गौर सुनेंगे बेटा। तो अब आप ये तो जान गए अब आप ये तो जान गए कि वाष्प को या वाष्प दाब को कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे। पहला कारक क्या था? टेम्परेचर। दूसरा कारक क्या था बेटा? विलायक की प्रकृति। तीसरा अवाष्पशील विलय की उपस्थिति। लेकिन अब मैं ये तो जान गया, गौर से सुनिएगा, अब मैं ये तो जान गया कि अगर मैं अवाष्पशील पदार्थ मिलाऊंगा तो वाष्प दाब कम हो जाएगा। ध्यान सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। अब हर कोई समझ चुका है कि शुद्ध विलायक के मुकाबले ऐसा विलयन जिसमें अवाष्पशील पदार्थ होता है उसका वाष्प दाब कम होता है। पर अब क्वेश्चन है, कम तो होता है पर कम होके कितना हो जाएगा, इसे कैसे पता करेंगे? गौर से सुनिएगा। आपने कहा सॉल्यूट डालते ही, विलय डालते ही वाष्प बनने की क्षमता कम हो जाता है। पर अब प्रश्न है कि मैं ये तो जान गया कि सॉल्यूट डालने से, विलय मिला देने से वाष्प दाब पहले के मुकाबले कम हो जाएगा, पर कम होके कितना हो जाएगा, अब ये पता करने का समय आ चुका है। तो जब भी हम किसी विलयन में अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं तो वाष्प दाब कम होगा, मुझे मालूम है, पर कम होके कितना हो जाएगा, इसे कैसे पता करेंगे? तो किसी भी विलयन में अगर वाष्प दाब कम हो जाए तो उसे पता करने के लिए अब हमें पढ़ना पड़ेगा बेटा राउल्ट का नियम। एक साइंटिस्ट थे राउल्ट। तो अब हमें राउल्स लॉ पढ़ना है। तो राउल्स नाम के साइंटिस्ट ने इस कॉन्सेप्ट का सॉल्यूशन निकाला कि भाई हर किसी को पता था या पता चल चुका है अब कि सॉल्यूट डाल देने से वाष्प दाब कम हो जाता है। लेकिन अब प्रश्न है कि वाष्प दाब कम होके कितना हो जाएगा, ये कैसे पता करेंगे? तो इसको पता करने के लिए चलिए हम राउल्स के नियम को समझते हैं। तो राउल्स का ये जो नियम जो मैं यहां लिखा हूं, ये तो आप देख ही लेंगे। ये जो नियम यहां पर लिखा हुआ है ये तो आप देख ही लेंगे। मैं जरा इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर समझाता हूं। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं बेटा। राउल्स के जो नियम है ये भी हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए राउल्स का नियम क्या है। राउल्स नाम के साइंटिस्ट ने आखिर कैसे पता लगाया कि अवाष्पशील विलय मिला देने से वाष्प दाब में जो कमी होगी उसकी गणना कैसे की जाएगी, तो बेटा ये बताओ, अगर तुम्हारे पास वो इंस्ट्रूमेंट होगा, एक मिनट ना मैं इसको बना लेता हूं एक बार फिर से, बस 2 मिनट ना। ये देखो ये मैंने बना लिया, एक बार फिर से बना लिया। इसके अंदर मैंने वाटर ले लिया है, वाटर यानी कि विलायक ले लिया है। और जब मैंने इसको हीट किया था, अच्छा बेटा वाटर तो वाष्पशील होता है ना, पानी वाष्पशील होता है, यानी कि वोलेटाइल होता है। अच्छा जी, अब यहां भी मैंने पानी लिया है बेटा, यहां भी मैंने पानी लिया है, पर इसमें मैंने अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया है। एकदम गौर से सुनिएगा, यहां पर मैंने मिला दिया है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यानी कि अवाष्पशील पदार्थ, और अंदर में पानी भी है। तो बेटा जो पानी होता है वो तो वोलेटाइल होता है, यानी कि पानी वाष्प बनाएगा, और जो विलय है वो नॉन वोलेटाइल है। अब एकदम गौर से सुनना क्या होता है। मुझे मालूम है पानी को गर्म करूंगा तो पानी का वाष्प दाब 760 mm होगा, और पानी में अगर मैं
सॉल्यूट मिला दूंगा तो वाष्प दाब जो है वो 760 से कम हो जाएगा। अब यही तो पता लगाना है कि सॉल्यूट डाल देने से वाष्प दाब में कितनी कमी आएगी। तो एकदम गौर से सुनिएगा। पहला प्रश्न आप लोगों से यह है कि मुझे यह बताओ, यहां जो वाष्प बनेगा बेटा, यहां पर जो वाष्प बनेगा ये किसने बनाया है? यहां पर किसने वाष्प बनाया है? तो आप कहेंगे वाटर ने, वाटर ने। पर यहां पर वाष्प कम बना है, पर यहां वाष्प किसने बनाया है? गौर सुनेगा, इस एग्जांपल में वाष्प किसने बनाया, जल्दी बताओ। यहां वाष्प वाटर ने बनाया, तो यहां वाष्प कौन बनाएगा? यहां वाष्प कौन बनाएगा? वाटर, वाटर, वाटर। यहां भी वाष्प वाटर ही बनाएगा। अरे भाई, जो वाष्पशील होता है वाष्प तो वही बनाएगा ना। तो यहां पर पानी है और अवाष्पशील पदार्थ है। तो अब हुआ ये कि यहां पर भी जो वाष्प बन रहा है, हालांकि यहां पर पानी शुद्ध था तो ज्यादा वाष्प बना, यहां पर पानी में आपने विलय मिला दिया है तो वाष्प कम बन रहा है। तो भले ही वाष्प कम बन रहा है पर कितना वाष्प बनेगा वो तो पानी पर ही निर्भर करेगा ना, क्योंकि पानी ही यहां पर भाप बना सकता है। तो क्योंकि पानी वाष्पशील है तो यहां पर भी कितना वाष्प बनेगा वो पानी पर ही निर्भर करेगा। तो राउल्स ने यह कहा कि किसी भी विलयन का, गौर से सुनिएगा, किसी भी विलयन का जो वेपर प्रेशर होता है, गौर सुनेंगे, किसी भी विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा बेटा उस पदार्थ के मात्रा पे जो वाष्पशील होता है। तो ध्यान सुनेंगे, राउल्स ने कहा किसी भी विलयन का वाष्प दाब कितना होगा वो सिर्फ उसके ऊपर निर्भर करेगा जो वाष्प बना सकता है। बस सिंपल सी बात है, जो वाष्प बनाएगा वाष्प दाब उसी पर निर्भर करेगा। तो राउल्स ने कहा किसी भी विलयन का जो वाष्प दाब होता है, किसी भी विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो किस पे निर्भर करेगा? वो निर्भर करेगा बेटा वोलेटाइल सॉल्यूट के मात्रा पे, वोलेटाइल सॉल्यूट के मात्रा पे, यानी कि वाष्पशील पदार्थ के मात्रा पे। तो राउल्स ने अपने सिद्धांत में बस इतना कहा, राउल्स ने अपने सिद्धांत में इसने कहा कि किसी भी विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो उस पदार्थ के मात्रा पे निर्भर करेगा जो वाष्पशील होता है। फिर रिपीट करता हूं, राउल्स ने कहा किसी भी विलयन का वाष्प दाब कितना होगा वो इस बात पे निर्भर करेगा कि वाष्पशील पदार्थ की मात्रा कितनी है। और मैं आपको बता दूं बेटा, मात्रा को हम मोल प्रभाज के रूप में नापते हैं, मात्रा को हम मोल प्रभाज के रूप में नापते हैं। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि वाष्प दाब किसके समानुपाती है? मोल प्रभाज के। वाष्प दाब किसके समानुपाती है? मोल प्रभाज के। किसके मोल प्रभाज के? जो वाष्पशील होगा। तो राउल्स के नियम में यहां पर मैंने वही लिखा है कि किसी भी विलयन का वाष्प दाब उस विलयन में पाए जाने वाले वाष्पशील पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होगा, समानुपाती होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूं बेटा। हाँ, अब इसको कैसे लिखेंगे मैं आपको बताता हूं। अब इसको कैसे लिखेंगे मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है? इसको लिखते कैसे हैं, व्यवस्थित तरीके से इसको लिखते कैसे हैं, अब मैं आपको यह बताता हूं। तो बेटा अब सुनना, इस उदाहरण में अगर किसी ने पूछ दिया कि वेपर प्रेशर कितना होगा, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कितना होगा, तो सुनना ध्यान से, इस विलयन का वेपर प्रेशर समानुपाती होगा मोल प्रभाज के। किसके मोल प्रभाज के? वाटर के। इधर सुनो, ये फॉर्मूला है राउल्स का। राउल्स ने क्या बोला? किसी भी विलयन का वाष्प दाब
जो वाष्पशील पदार्थ होता है उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। बेटा x मतलब क्या होता है? मोल प्रभाज। मोल प्रभाज मतलब मात्रा, क्वांटिटी। तो राउल्स ने कहा किसी भी विलयन का वाष्प दाब जो वाष्पशील पदार्थ होता है उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। और जब आप ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो आप एक स्थिरांक देंगे, तो यहां स्थिरांक के रूप में इसको लिखते हैं बेटा P0 वाटर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। तो ये देखो, ये है राउल्स के नियम का सूत्र। ये देखो, ये सूत्र बना। अब इस सूत्र का मतलब क्या है सुनना बेटा। यहां लिखा है P0 नॉट वाटर। तो याद रखना ये जो नॉट है ना, ऊपर में जो गोला बना हुआ है, इसका मतलब होता है शुद्ध। इसका मतलब होता है शुद्ध। तो अब देखना वैल्यू कैसे पुट अप करोगे, गौर सुनना। ये बताओ, पानी जब शुद्ध था, पानी जब शुद्ध था तब उसका वाष्प दाब कितना था? 760। तो यहां पर पुट अप करोगे 760 mm। गौर सुनेगा, यहां पर कौन सा मान पुट अप करोगे? तो यहां पर हमेशा किसी पदार्थ के शुद्ध अवस्था में दिखाए गए वाष्प दाब के मान को रखा जाता है। तो बेटा यहां भी पानी है, यहां भी पानी है, यहां भी पानी है, यहां भी पानी है। पर जब पानी शुद्ध था उस समय कितना वाष्प दाब है उसका मान यहां रखोगे। और पानी में सॉल्यूट डालने से वाष्प दाब कम हो जाएगा। तो वाष्प दाब कम होके कितना हो जाएगा? वो निकल के आएगा यहां पर, वो निकल के आएगा यहां पर। इस तरह से इस सूत्र का हम प्रयोग करते हैं। फिर से रिपीट करता हूं एक दूसरे एग्जांपल के साथ, गौर सुनेगा। मान लो किसी ने बोला कि एक विलयन है जिसमें A और B उपस्थित है। ध्यान सुनना, किसी ने मेरे को बताया कि A और B दो चीजें एक विलयन में उपस्थित है, और मुझे किसी ने बताया कि सिर्फ B वाष्पशील है। किसी ने मुझे बताया सिर्फ B वाष्पशील है। तो तुम बताओ बेटा, इस प्रश्न में A भी है, B भी है, पर वाष्पशील कौन है? B। तो इसका मतलब क्या समझे? इस सॉल्यूशन का वाष्प दाब किस पे डिपेंड करेगा? B के मोल प्रभाज पे। तो जो वाष्पशील होता है उसी पे निर्भर करेगा। और जब आप इस साइन को हटाओगे तो ऐसे लिखोगे P0B इंटू XB। तो बेटा अब तुम बताओ, इस सूत्र में यहां कौन सा मान भरोगे? B अगर वाष्पशील है तो B जब शुद्ध था तो शुद्ध अवस्था में वो कितना वाष्प बनाता था उसका मान यहां पर आएगा। और B और A को मिलाने से जब विलयन बन जाएगा तो विलयन का वाष्प दाब कितना होगा वो यहां पर आएगा, वो निकल के यहां पर आएगा। इस तरह से इस सूत्र का उपयोग करते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं एक दूसरे एग्जांपल के साथ, प्लीज ध्यान देखना। एक दूसरा एग्जांपल है, मान लो एक विलयन है जिसमें A, B, C तीन पदार्थ हैं। गौर सुनना, एक विलयन है जिसमें A, B, C तीन पदार्थ है, और किसी ने मुझे बताया कि सिर्फ C वाष्पशील है। किसी ने मुझे बताया सिर्फ C वाष्पशील है। तो अब क्या होगा? A, B, C तीन चीजें हैं पर वाष्पशील सिर्फ एक ही है। तो ऐसे में अब आपका सूत्र कैसे बनेगा बेटा? तो अब आपका सूत्र बनेगा, इन दिस केस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ C ओनली। इस बार सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सिर्फ C पे निर्भर करेगा। अब इसको कैसे लिखूंगा आगे? सॉल्यूशन का वाष्प दाब P0C इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ C। ये देखो, मैं अभी आपको सिर्फ सूत्र लिखना सिखा रहा हूं, न्यूमेरिकल तो करवाऊंगा ही आपको मैं। तो बस आपको इतना याद रखना है कि जब भी एग्जाम में कोई प्रश्न आएगा तो उस प्रश्न में आपको बताया जाएगा कौन वाष्पशील है, और जो वाष्पशील होगा उसी को आपको यहां पर लेना है बेटा। जो वाष्पशील होगा उसी को आपको यहां पर लेना है। इसमें C वाष्पशील था तो C का मोल प्रभाज लिया,
यहां B वाष्पशील था तो यहां पर B का मोल प्रभाज लिया, तो किसका मोल प्रभाज लेंगे? जो वाष्पशील होता है। तो चलिए इसे कॉपी कर लीजिए पहले या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसका जो न्यूमेरिकल है वो आपको मैं अगले क्लास में कराऊंगा। अभी सिर्फ मैं सूत्र कैसे बनाते हैं वो बता रहा था। अगले क्लास में और एक बार इसको मैं रिपीट कर दूंगा, और अगले क्लास में हम ये सीखेंगे कि इस टॉपिक के प्रश्न यानी कि न्यूमेरिकल कैसे बनाए जाते हैं। और अगला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो बेटा जो सॉरी शनिवार को यानी कि कल एक बैकलॉग क्लास में लेने वाला था, एक बेसिक क्लास लेने वाला था, पर अभी हम जितना पढ़ रहे हैं उनमें उस तरह के बेसिक का भी अभी ज़रूरत तुरंत अभी मुझे दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो बेसिक वाला क्लास अभी कुछ दिन और डिले होगा, क्योंकि अभी भी हम कोई भी ऐसा टॉपिक यहाँ पर नहीं है जो क्लास 11 से हार्डली रिलेटेड हो। मैंने आपसे कहा था कि क्लास 11 के कई ऐसे टॉपिक हैं जो 12वीं में उपयोग होते हैं, पर इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे चीज़ें नहीं हैं जो क्लास 11 से रिलेटेड है। पर इसके बाद जो 2 चैप्टर आएंगे उनमें क्लास 11 का बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो है वो रहेगा। तो इस चैप्टर के खत्म होते होते तक मैं आपके लिए एक बैकलॉग क्लास लाऊंगा, एक बेसिक क्लास लाऊंगा, जिसमें हम क्लास 11 के टॉपिक जो है देखेंगे। अभी मैंने आपसे बोला था कि 1-2 दिन के अंदर एक बेसिक क्लास लूंगा, पर अभी उसकी आवश्यकता मुझे दिखाई नहीं दे रही है। अभी कुछ भी ऐसा चीज़ इसमें नहीं है जो क्लास 11 से रिलेटेड हो, और कुछ भी ऐसा है ना बेटा मैं आपको बताता ही हूँ। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आप क्लास खत्म होने के बाद कोई डाउट लेके घर ना जाएं। तो अभी बेसिक क्लास तुरंत उसकी आवश्यकता नहीं है, कुछ दिनों के बाद मैं आपका क्लास जरूर लगाऊंगा। तो चलिए, अभी चैप्टर चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, हर क्लास अटेंड करो, इसके बाद वाला क्लास और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो चलिए फिर हर एक क्लास में कंटिन्यू आते रहिएगा। अब अगला जो क्लास रहेगा वो रहेगा बेटा सोमवार को, ठीक है। तो चलिए फिर आज क्लास में इतना ही करते हैं। अगर कोई डाउट है तो रुक के आप मेरे से पूछ सकते हैं। बेटा मोल प्रभाज का मान कितना रखा जाएगा ये मैं सिखाऊंगा। मोल प्रभाज का मान कितना होगा ये भी कल करेंगे, जब न्यूमेरिकल करवाऊंगा ना तो बताऊंगा कि मोल प्रभाज का मान कितना लेते हैं और कैसे लेते हैं, ठीक है। हाँ आदर्श पूछिए। बेटा नोट्स जो है वो अपलोड कर दिए गए हैं, आप एप्लीकेशन से या टेलीग्राम चैनल से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। नोट्स आपको दे दिया गया है। एक बच्चा पूछ रहा है स्टीमर के हिंदी नाम क्या है। सच बताओ तो मुझे भी नहीं पता बेटा कि स्टीमर को हिंदी में क्या बोलते हैं। चलिए ठीक है, फिर अगले क्लास में कंटिन्यू करते हैं। अभी ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आने वाले हैं, क्लास मिस मत कीजिएगा। अगला क्लास जो रहेगा वो सोमवार को रहेगा। चलिए फिर पढ़ते रहिए, कंटिन्यू करते हैं बेटा अगले क्लास में।